हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, और अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पार्ट नंबर 3 के अंदर तरफ हम देखें केमिकल कि हमने दो प्रकार का डाइजेशन था ना भाई, एक फिजिकल एक केमिकल। तो हमने फिजिकल एनाटॉमी वगैरह देख लिए पर्टिकुलर, और अब हम चलते हैं केमिकल की ओर। तो हम देखेंगे कि भाई केमिकल के अंदर क्या क्या कंपोजिशंस हैं, किस किस प्रकार के एंजाइम काम करते हैं, और एंजाइम कहाँ से आते हैं, उनका वर्क फंक्शन कैसा है, पीएच किस प्रकार की उनको चाहिए, किस प्रकार उनको इन्वायरमेंट चाहिए, और उनकी वर्क फंक्शन कैसी क्या होगी। सो इसी को हम देखेंगे इस पार्ट नंबर 3 के अंदर। और फिर लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे डिजीज से और एब्जॉर्प्शन से। वो दोनों एक ही छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको एक के अंदर ही हम कवर कर लेंगे। चलो चलते हैं अपने पहले। और जो साइड से आवाज़ आ रही है भाई, इनको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी पर्टिकुलर मेरे पास ऐसा कोई ऑफिस है नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि इनको इग्नोर करके फिर आगे चलते हैं। चलते हैं पहले डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइजेशन तो पहले भी हुआ था भाई, पर अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा केमिकल, यानी कि जो हमने भोजन इनटेक कर लिया, तो उस इनटेक करने के बाद अब केमिकल प्रोसेस से वो, जैसे कि मान लो कोई प्रोटीन है, तो वो तो अमीनो एसिड्स की पूरी चेन है। तो अब हम देखेंगे कि भाई वो टूटेगी कैसे, या कोई फैट है, वो पूरा का पूरा एक लॉन्ग चेन है, पर वो ऐसे तो एब्जॉर्व नहीं हो सकती, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। फैटी एसिड निकलेगी, ग्लिसरॉल निकलेगा, अदर कंपाउंड निकलेंगे, तो उनके अंदर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर दिखाया जाएगा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, या आपकी जो ग्लैंड है उनकी सीक्रेशन है, तो उनकी सीक्रेशन के अंदर क्या क्या एंजाइम और कंपोजिशन है डिफरेंट काइंड की, वो बताए जाएंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्म्प्लिश बाई ए केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस। दो चीज़ें हैं, मैकेनिकल केमिकल। मैकेनिकल जैसे चर्निंग मूवमेंट हो गई, हमने दांत तो चबा लिया, तो उसको कहेंगे भाई मैकेनिकल, हमने बस उनको छोटे छोटे पीस के अंदर तोड़ दिया। और केमिकल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उनके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जो पर्टिकुलर जो बॉन्ड उनके बीच में लगे हुए हैं, जैसे कि अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर भाई आपकी स्टार्च वगैरह, स्टार्च है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो उनको किस प्रकार से एंजाइम तोड़ेगा वो देखेंगे। चलते हैं। तो शुरुआत क्या से होती है, बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। दो भाई मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दो मेजर फंक्शन करती है आपकी बक्कल कैविटी। एक तो करती है कि आपके पास जो फूड है उसको मेस्टिकेशन, यानी कि उसको बिल्कुल बोलस टाइप बना देती है, तोड़ देती है, चूरा बना देती है। और दूसरा काम होता है जो आपका केमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर आपके एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं भाई। जैसे कि मान लो आपने खाना खा लिया, और खाना खाते वक्त कुछ वायरस हैं जो इन्वायरमेंट के एंटर कर जाएं, या कुछ बैक्टीरिया एंटर कर जाएं, तो उनको वहीं की वहीं किल कर देना ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो उसके लिए भी जो आपकी सलाइवा है वो काम करता है। उसके अंदर कुछ लाइसोजाइम होते हैं, एक्टिविटी होती है लाइसोजाइम की, तो उनको किल करने का काम करता है। दूसरा, लगभग आपका जो स्टार्च होता है, तो 30% स्टार्च यहीं डाइजेशन भी हो जाता है, यानी कि उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में उपलब्ध हो सकता है वो। चलो हम चलते हैं। तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि मेस्टिकेट कर दिया, एंड फैसिलेशन ऑफ सोलिंग, यानी कि निगल लिया। तो इसके सॉरी ये दो पार्ट होंगे। तो पहला होगा टीथ एंड टंग। तो पहला क्या है, टीथ और टंग। तो टीथ क्या काम करेगा, चबाने का, और टंग क्या क्या करेगा, उस टंग का काम होता है मेन दो, उसको एक तो मिक्सअप करना सलाइवे के अंदर प्रॉपरली, बोलस फॉर्मेशन करना ताकि निगलने में आसानी हो। विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट मिक्स अप द फूड रफली। इनको उसके अंदर मिक्स कर देगा आपके टंग। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडरिंग। भाई मान लीजिए आपने कोई सख्त चीज़ खाई है, आपने सख्त चीज़ इन द सेंस, मान लो आपने कोई फूड पार्टिकल ऐसे खाया है, जैसे कि कुरकुरे वगैरह खा लिए, तो हैं तो सॉलिड फॉर्म में, तो सख्त भी हैं, तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट निगले नहीं जाएंगे, तो उसको हमें थोड़ा सा उसके ऊपर म्यूकस लगाना पड़ेगा ताकि वो आराम से निगले जा सकें। तो उसके लिए आपको ल्यूब्रिकेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सलाइवा के अंदर म्यूकस हो जाता है, तो उसको ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, एडहेरिंग प्रोवाइड करता है ताकि खाना आपस में चिपका रहे और ऐसे फैल ना जाए, और जब आप निगलें तो उसको आसानी से आपके स्टमक तक पहुंचाया जाए। तो एडहेरिंग एंड मेस्टिकेशन फूड पार्टिकल इनटू ए बोलस, यानी कि ऐसा कोई बोलस बना लेंगे। द बोलस इज देन कन्वर्टेड इन कन्वेड इन टू फेरिंग्स, यानी कि फिर इस बोलस को फेरिंग्स के अंदर ले जाएगा, एंड देन इन टू द इसोफेगस, फिर वो इसोफेगस के अंदर। और इस प्रोसेस को हम डीग्लूटेशन कहते हैं। डीग्लूटेशन मतलब निगलना बेसिकली।
आपने भोजन खाया, चबाया और चबाने के बाद डिग्लूटेशन यानी कि आपने निगल लिया। द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कोई इसोफेगस है, लेट्स सपोज। अब मैंने यहाँ पे भोजन खा लिया तो ये बोलस आया, तो इसोफेगस कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। फिर ये आपका भोजन कहीं बीच में पहुँचा यहाँ, तो ये ऐसे मूवमेंट हो जाएगी। तो ये यहाँ आ गया पोजीशन, ये यहाँ पोजीशन, ये यहाँ खुल गई अगेन ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से आपका भोजन ट्रैवल करता है, जो आपका खाना है, आपका बोलस हो, इस प्रकार ट्रैवल करता है। तो इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है ना, इसको मूवमेंट को हम कहते हैं भाई कि जो ये सक्सेसिव वेव्स ही बन रही हैं, इन वेव को कहते हैं भाई, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है क्या, जो सक्सेसिव वेव मूवमेंट होते हैं, जो वेव की तरफ जो मूवमेंट हो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उनको कहेंगे पेरिस्टालिसिस। इसके बाद गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर आ जाएगा, जैसे पीछे बताया था, और कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर उसको फूड को पहुंचा देगा। तो ये तो हमारे यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं सलाइवा, जो सीक्रेट हुआ था, 3 आपको ग्लैंड बताई थी जो पेयर के अंदर प्रेजेंट है, सब मैक्सिलरी मैंडिबुलरी, और फिर पैरोटिड ग्लैंड बताई, और सब लिंगुअल। तो 3 ग्लैंड आपको बताई। तो ये ओरल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, यानी कि चिक्स के अंदर बिलो द टंग एंड मैक्सिलरी मैंडिबुलर दोनों तरफ वहाँ सिचुएटेड है। तो ये क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करती हैं, तो इनको हम देखते हैं अच्छे से। थोड़ा सा साइड का रब कर लेते हैं ताकि हर चीज़ को निकाल सकें, बाहर निकाल लें और फिर इनको अच्छे से देखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ, तो इसके अंदर क्या क्या होगा भाई, कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे भाई? इसके अंदर सोडियम हो जाएगा आपका पोटासियम होगा, आपका क्लोरीन होगा, आपका HCO3 नेगेटिव। तो ये तो होंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस इसके साथ आपका एक एंजाइम आएगा, कुछ एंजाइम्स भी होंगे, जैसे कि स्लेवरी अमाइलेज आपका एंजाइम होगा, और लाइसोजाइम, जो आपका लाइसोजाइम्स एंजाइम होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हम इनका ये पर्टिकुलर का काम देखते हैं भाई। सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, कार्बोहाइड्रेट, ये ना पीएच को बैलेंस करने के अंदर काम करते हैं। आपका जो बेसिकली पीएच है माउथ की, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। जबकि एंजाइम्स का जो मेन यूज़ होता है वो होता है केमिकल, यानी कि जब आपको बॉन्ड तोड़ने, ब्रेक करने हो, या बॉन्ड फॉर्मेशन करनी हो, और केमिकल कंपोजिशंस को चेंज करना हो, तब एंजाइम्स काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या यूज़ है। तो यहाँ देखिए, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन और HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट, तो ये होंगे, प्लस एंजाइम होंगे। तो एंजाइम कौन कौन से हैं? स्लेवरी अमाइलेज हो गया, और एक का पास लाइसोजाइम। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वही कहेगा कि भाई, आपको ऐसे कॉलम बना के दे देगा, उस कॉलम के अंदर बता देगा कि भाई आपकी कॉलम है, और इसके अंदर आप अब बताइए कि कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई लाइसोजाइम है, स्लेवरी अमाइलेज है, इसके साथ सोडियम है, पोटासियम है, HCO3 नेगेटिव है, एंड क्लोरीनाइन भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ओरल कैविटी, कहाँ शुरू होता है केमिकल? ओरल कैविटी में, बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन। अब ये हाइड्रोलिटिक एक्शन क्या होते हैं? तो ये पर्टिकुलर मैंने लास्ट वाले चैप्टर में आपको बताया भी था, जब हमने बायो मोलिक्यूल्स वगैरह पढ़े थे वहाँ एंजाइम्स के अंदर। तो हाइड्रोलिटिक क्या होता है, यानी कि H2O की प्रेजेंस के अंदर बॉन्ड वगैरह ब्रेक करना, या H2O का रिमूव करना, यानी कि मान लो कोई बॉन्ड टूटा और वहाँ से H2O निकाल दे, तो हाइड्रोलिटिक एक्शन होते हैं ये। तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम काम करते हैं। लगभग आपके एंजाइम ना हाइड्रोलिटिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, और हाइड्रोलिट के अंदर ही काम करते हैं। तो स्लेवरी अमाइलेज देखते हैं यहाँ पे। तो स्लेवरी अमाइलेज क्या है? ये क्या करता है? 30% जो उसकी स्टार्च है एंजाइम, देखिए एक तो ये देख लीजिए 6.8 pH किसका है भाई? ओरल कैविटी का, ये याद रखिएगा। तो इसके अंदर क्या होता है? 30% लगभग आपका जो आपने भोजन इनटेक किया है, तो भाई मान लीजिए ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये चेन्स हैं, ये अल्फ़ा बीटा बॉन्ड है। तो इन बॉन्ड को तोड़ेगा, इन बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे ऐसे, और ये बड़ी चेन्स को छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे चेन में कन्वर्ट कर देगा? स्मॉल चेन्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। तो जो ये चेन्स होंगी, ये कैसे क्या काम करेंगे अब देखते हैं।
देखो इसके अंदर इनटू डाइसैकेराइड, यानी कि जैसे डाइसैकेराइड बता देता हूँ आपको, जब दो मोलिक्यूल्स ग्लूकोज के या अदर आपके कार्बोहाइड्रेट के स्मॉल जो यूनिट होती हैं, जब दो ऐसी यूनिट आके जुड़ती हैं तो उनको हम कहेंगे डाइसैकेराइड। और जब ऐसी बहुत सी आके जुड़ जाएंगी उनको कह देंगे भाई हम, मतलब 8 से 10 हो जाएगी तो ओलिगोसैकेराइड हो जाएगी, और मोर देन 10 हो गई तो पॉलीसैकेराइड। तो ये डाइसैकेराइड यानी कि दो दो की फॉर्म में ऐसे तोड़ देगा, जैसे माल्टोज में। और लाइसोजाइम प्रेजेंट जो होता है वो होता है भाई स्लाइवा एक्ट एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट, यानी कि बैक्टीरिया को मार देता है जब आप इनटेक करते हैं भोजन तब, और इन्फेक्शन मैंने आपको बताया प्रिवेंट करता है। तो लाइसोजाइम ये काम करता है। अब देखते हैं स्टार्च। तो स्टार्च के अंदर स्लेवरी अमाइलेज है, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितनी 6.8। अगर इस पीएच अवेलेबल नहीं है तो स्लेवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, इसका ब्रेक डाउन हो गया माल्टोज के अंदर। तो आपने कई बार देखा भी होगा, तो आपसे कहा जाता है कि भाई आप खाना चबा चबा कर खाओ, तो उसके दो कारण हैं। एक तो भाई ताकि आपकी जो स्लेवरी अमाइलेज है उसको काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम मिले। आपने खाना खाया और डायरेक्ट आप डिग्लूटेशन कर गए, तो इसके अंदर क्या होगा कि उसके पास टाइम नहीं मिला ताकि उसको प्रॉपर वो तोड़ पाए। तो एक तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आप चबा चबा कर खाइए, और दूसरा उस भोजन को आप बिल्कुल ही थोड़े से मैस्टिकेट हो जाए, यानी कि जब निकलें तो कोई दिक्कत ना करे इसोफेगस के अंदर, तो उस वजह से भी इसको बोला जाता है। अब देखते हैं अगले, यानी कि अगला जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके पास स्टमक आ गया, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गया। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास तीन मेन वो होती हैं, ये है ना, ये कॉन्स्टिट्यूटेड है भाई सब म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि गोबलेट्स ग्लैंड रिप्रेजेंट इन सब म्यूकोजल लेयर। तो अब इसके अंदर देखेंगे कि गोबलेट ग्लैंड है क्या। तो तीन प्रकार के ग्लैंड होते हैं, तीनों की सीक्रेशन देखेंगे और फिर इनका काम देखेंगे। अब देखिए म्यूकस नेक सेल विथ सीक्रेट म्यूकस, यानी कि कौन सी म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट है। इसके बाद पेप्टिक सेल बोल दो या फिर चीफ सेल, इनको क्या कहते हैं, इनको प्रो एंजाइम बनाते हैं। यानी कि भाई मान लीजिए ये आपको कोई एंजाइम है, पर अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे प्रो एंजाइम। प्रो मतलब एंजाइम से पहले, तो यानी कि प्रो एंजाइम है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि पेप्सिनोजन। और तीसरा होता है आपका पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, तो विच सीक्रेट HCl एंड इंसेक्ट्रिक फैक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, इंसेक्ट्रिक फैक्टर। यानी कि देखो थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं हल्का सा एक बार। तो बहुत इतना ही काफ़ी रहेगा आई थिंक। तो इसके अंदर आप देखिए कि जो आपका ये इंसेक्ट्रिक फैक्टर है, तो ये क्या काम करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो विटामिन B12 होती है उसका एब्जॉर्प्शन काम करने के अंदर कौन ज़रूरी होता है, आपका पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ये पर्टिकुलर सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं HCl, यानी कि HCl क्या काम करेगा, आपका पीएच का काम करेगा, और जो पीएच मेंटेन कर रखा होगा तो तब वहाँ पर ये काम कर पाए आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम। तो उसको पीएच बैलेंस करने के लिए, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे कि OP धनखड़, ओम प्रकाश चौटाला, एक हमारे यहाँ पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके नाम से मैंने याद कर रखा है कि OP धनखड़, यानी कि पैराइटल सेल और ओजेंटिक सेल एक ही हैं, जबकि पीसी यानी कि पेप्टिक सेल या चीफ सेल। तो आप ये देख लीजिएगा इनके अंदर ये किस प्रकार से हैं, तो आप इनको अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। बस इसको याद रखिएगा कि भाई पेप्टिक सेल है ना, वो प्रो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ना कि डायरेक्ट एंजाइम। और आपकी जो पैराइटल सेल हैं वो सीक्रेट करते हैं आपका इंसेक्ट्रिक फैक्टर प्लस HCl, दोनों चीज़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये कहेगा कि भाई स्टमक के अंदर ना 4 to 5 आवर खाना आपके स्टमक के अंदर रहते हैं, तो इसीलिए आपको कभी सुना होगा एथलेटिक्स वगैरह से कि आप खाना खाने के बाद तुरंत काम या फिर आप तुरंत फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि भागना, दौड़ना, खेलना। आपको 3 to 4 आवर कहता है कि रेस्ट कर लीजिए उसके बाद, क्योंकि खाना अगर पेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप अगर एक्टिविटी करोगी कोई भागने वगैरह की, तो उस खाना आपको पेट के अंदर दिक्कत कर सकता है, ताकि वो खाना जो है वो कंप्लीट रूप से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाए। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप थोड़ा सा टाइम के बाद ही एक्सरसाइज वगैरह करें। चलो चलते हैं। स्टमक स्टोर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे अपने पास रखेगा। फूड मिक्स रफली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस।
अब देखिए मैंने बताई थी आपके पास मस्कुलर्स एक जो सेकंड लेयर थी फ्रॉम आउटसाइड, तो मस्कुलरिस ले रही थी, तो उसका क्या काम होगा, वो अब क्या करेगी, जो जूस वगैरह या जो एंजाइम्स वगैरह आए हैं तो उनको उस जो पर्टिकुलर भोजन उसके अंदर मिक्स करने का काम करेगी अब आपकी मस्कुलर लेयर। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर स्टमक आ गया एंड चर्निंग मूवमेंट चली हुई। चर्निंग मूवमेंट कैसी होती है, यानी गोल गोल घुमा के चर्न कर देना, मतलब उसको मिक्सअप कर देना पूरा को ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल बाई इज कोल्ड काइम। यानी कि काइम क्या है, काइम आपका वो फूड पार्टिकल या वो फूड है जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है और वो हाल्फ है, यानी कि आधा ही डाइजेस्ट हुआ है, कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं है, तो उसको हम कहेंगे काइम। तो काइम अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज़ काइम, तो आपने क्या कहना है कि भाई एक ऐसा फूड पार्टिकल जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्सअप हो चुका है, एसिडिक होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और चर्निंग मूवमेंट के बाद मसल से वो काइम बन जाता है। इसके बाद कहते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। तो देखिए क्या है कि या सॉरी जो आपके प्रोएंजाइम है पेप्सिनोजन, तो ये ना इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा प्रेजेंट रहता है, पर जैसे इसके पास HCl आता है तो H पॉजिटिव आइन आएंगे, इस H पॉजिटिव आइंस की वजह से एसिडिक pH हो जाएगा और इस एसिडिक pH में ये वर्क कर सकता है, इसी एसिडिक pH में पर्टिकुलर ये वर्क करता है, काम करता है। तो अब देखेंगे कि जैसे हाइड्रोलिटिक एसिड का एक्सपोजर हुआ वो क्या करेगा, एक्टिव एंजाइम बना देगा पेप्सिन, पेप्सिनोजन से क्या बन गया पेप्सिन, और प्रोलिटिक एंजाइम स्टोमक के अंदर था, अब वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद क्या है प्रोटोलिटिक, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक करेगा, आपने जो खाना खाया है उसके अंदर जो प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन करने में काम करेगा, पहले तो ये। सेकंड क्या करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोज एंड पेप्टोन्स। देखो अगर प्रोटीन ऐसी है, डिफरेंट अमीनो एसिड लगे हुए हैं और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अगर इसको मैं तोड़ के अगर एक एक ऐसी फॉर्म निकाल दूं, एक एक ऐसी ऐसी छोटी छोटी फ्रेगमेंट कर दूं, तो उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पेप्टोन्स या फिर प्रोटीएज। तो दो होती हैं, यानी कि इनको पेप्टाइड्स बोलते हैं। जब आपकी लीनियर चेन बन जाती है तो उसको पेप्टाइड्स बोलने लग जाते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, अब म्यूकस और बाइकार्बोनेट इसके अंदर ज़रूरी क्या है कि आपका बाइकार्बोनेट आइन, लोग म्यूकस तो याद रखते हैं कि स्टमक के अंदर म्यूकस होगा ताकि प्रोटेक्शन, भाई HCl है तो वो अब क्या करेगा, बर्न कर सकता है आपके भाई मसल्स को, आपके जो स्टमक है उसको बर्न कर सकता है, पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर सकता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस की लेयर होती है उसके आउटर चारों तरफ, अंदर की तरफ आप देखोगे तो म्यूकस की लेयर लगी हुई है, तो उस लेयर को हम भाई क्या कह रहे थे भाई, वो फोर्थ लेयर भी है। तो उस लेयर के अंदर क्या होते हैं, एक तो म्यूकस, एक बाइकार्बोनेट आइन, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो कि गैस्ट्रिक जूस है जो आपके, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, म्यूकोजल एपिथेलियम, और लुब्रिकेशन भी काम करेगा। दूसरा कोई काम करेगा लुब्रिकेशन, आप देखो लुब्रिकेशन तो हर जगह यूज़ होगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम द एक्सोक्रेशन ऑफ द हाईली। अब देखिए इसकी कंसनट्रेशन देखिए कितनी हाई है, इसकी कंसनट्रेशन 1.8 के लगभग है, वो 6.8 थी, ये 1.8 है। तो आप ये यहाँ मैं बताऊँगा पर्टिकुलर, कोई नहीं लेक्चर लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके अंदर क्या क्या है, 6.8 हमने पीएच कहाँ की देखी, ओरल कैविटी की। 1.8 पीएच किसकी देख रहे हैं, स्टमक की। ये एसिडिक से हाईली एसिडिक हो गया, तो 1.8 पीएच आप देख सकते हैं ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, पेप्सिन काम करने के लिए 1.8 पीएच चाहिए। अब है ना इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है रेनिन, यानी कि RENNIN, और एक होता है RENIN, दो प्रकार के रेनिन है। जो ये वाला रेनिन है ये तो है एक आपका एंजाइम जो कि डाइजेशन ऑफ मिल्क का काम करता है, भाई मिल्क के अंदर प्रोटीन है और उन प्रोटीन को तोड़ने के अंदर रेनिन एंजाइम काम करता है, जबकि ये जो रेनिन है ये आपकी किडनी के अंदर मिलता है। इसको हम किडनी के पढ़ेंगे तब बताऊंगा, इसके दो काम होते हैं कि भाई ये आपके जो एक रिएक्शन चलती है जिसके कारण आपका JRF होता है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए एक रिएक्शन कैरी आउट करी जाती है जो कि एल्डोस्टेरोन 1 को एल्डोस्टेरोन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है रेनिन, तो वो वहाँ एंजाइम यूज़ किया जाता है, उसको फिर कब पढ़ेंगे।
तो प्रोटीलिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस इन इन्फेंट यानी कि बच्चों के अंदर, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइपेज। अब लोग क्या सोचते हैं कि लाइपेज ओनली फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, स्मॉल अमाउंट थोड़ा बहुत लाइपेज आपके स्टमक के अंदर, ये कहानी चल रही स्टमक की, तो स्टमक के अंदर भी थोड़ा बहुत लाइपेज पाए जाते हैं। ऑल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड ही इसको सीक्रेट भी करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। वेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्कुलर लेयर फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट चलती हैं। ये मूवमेंट क्या करती है, हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सीक्रेशन। अब क्या है, सक्कस एंटेरिकस एक इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइन भी। अब आप देखेंगे स्टमक के बाद क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर किसकी एंट्री होगी, दो चीज़ों की एंट्री, एक तो आपको बाइल जूस आएगा क्योंकि वो ड्यूडेनम से आपकी कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, एक पेनक्रियाज से कुछ आने वाले एंजाइम आएंगे, तो बाइल जूस आया, पेनक्रियाटिक जूस आया, और एक इस खुद का स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जूस होता है जिसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग 3 जूस आते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे उनको अच्छे से। मूवमेंट द हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग अप द फूड विद वेरियस सीक्रेशन इन इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। डाइजेशन शुरू करते हैं, बाइल यानी कि आपका गोल ब्लैडर से निकल के आया, पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियाज से आया, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेशन रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। तो ये 3 प्रकार के जूस आ गए, मैंने निकाल के पहले बता दिया आपको। पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हमने पहले पढ़ लिया नो डाउट। पैनक्रेटिक जूस कंटेन इनएक्टिव, देखो अब यहाँ पर भी क्या है, इनएक्टिव, यानी कि प्रो एंजाइम यहाँ है, एक्टिव एंजाइम कोई भी नहीं है, और इनको अब एक्टिव करना पड़ेगा। तो पहले इनएक्टिव एंजाइम करते हैं, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दो क्या हैं, ये आपकी प्रोटीलिटिक काम करने के लिए, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए। प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, अमाइलेज आपकी स्टार्च आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, लाइपेज आपको फैट के लिए, एंड न्यूक्लियस फॉर द जेनेटिक मटेरियल जो आपका होता है आरएनए वगैरह डीएनए वगैरह, उनको तोड़ने के लिए न्यूक्लियस काम करेंगे। ये एंजाइम्स, यानी कि कैटेगरी है एंजाइम्स की, बल्कि ये बोलिए। तो ट्रिप्सिनोजन क्या काम करता है, देखो क्या है कि ये आपके मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ से एक है ना एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा भाई, आपका जो ट्रिप्सिनोजन है ना, उस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और जो ये ट्रिप्सिन है ना, ये जाके फिर सारे एंजाइम्स को, डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला एंजाइम, तो उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। तो पहले एंटेरोकाइनेज आएगा, वो किसको सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू, ये याद रखना भाई कहाँ से, सब म्यूकोजा है, म्यूकोजा वहाँ कंफ्यूज कर देंगे, यहाँ पर म्यूकोजा है, कंफ्यूज नहीं होना है, शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। तो म्यूकोजा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, किस में हो गया, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन के अंदर, विच टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम, जो कि अदर एंजाइम्स को जाके एक्टिव करेगा, यानी कि पैनक्रेटिक जूस के एंजाइम्स को, किसके, पैनक्रेटिक जूस। द बाइल रिलीज इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होगा, कंटेन द बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट यानी कि उसके अंदर बिलिरुबिन बिलिरुबिन होते हैं, येलो कलर जो आपका फीकल मैटर में आता है उसी के कारण आता है, और उसके अंदर कुछ बाइल साल्ट होती हैं, कुछ कैलोस्ट्रोल होता है, एंड फोस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। तो पहले एक बार है ना इनको रफली हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हर एक को हम अच्छे से देख पाए। तो अभी हमने देखा कि कहाँ से रिलीज़ हुआ है आपका सॉरी, हमने देखा अभी, हम देखते हैं लीवर का मेन। तो लीवर के अंदर हम देखा भाई बाइल, इसके साथ भाई नो डाउट बाइल के अंदर बिलिरुबिन बिलिरुबिन दोनों आए। इसके बाद आया आपकी बाइल साल्ट, इसके बाद आया आपका भाई कोलेस्ट्रॉल, हाँ, और इसके बाद क्या आएगा, फोस्फोलिपिड। अगर आपने भाई मेरे पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको फोस्फोलिपिड का मैंने अच्छे से बताया था, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लेसिथिन टाइप का बताए थे एक फोस्फोलिपिड, तो उसको आप नहीं है तो आप बायोमोलिक्यूल में जाके वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आएंगी लीवर से, ठीक है सर, लीवर क्लियर हो गया। पर तो इसके अंदर क्या नहीं आता, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं आता। तो आप पूछे भाई फिर इसका सीरियस फ़ायदा क्या है, जब एंजाइम नहीं है तो
डाइजेशन में केमिकल होगा ही नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो वहाँ से 1.8 की पीएच आई थी उस पीएच को बेसिक के अंदर कन्वर्ट कर देना, यानी कि एसिडिक पीएच से बेसिक पीएच पे लेके आना। अगर ये एसिडिक रहेगा तो आपके इंटेस्टाइनल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है, और डैमेज के साथ नहीं बल्कि आपका फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाकी के एंजाइम होंगे वो आपकी उस बेसिक पीएच के ऊपर काम करेंगे। तो ये देखा जाता है। तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल किस में हेल्प करेगा? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एक टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर इमल्सिफाइड किया जाता है मॉलिक्यूल को, और वो इमल्सिफिकेशन जरूरी क्यों है? ताकि वो जमे ना। चलो इसको बाद में बताएंगे। तो इमल्सिफिकेशन ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, यानी कि फैट को तोड़कर ऐसे मिसल्स बनाए जाते हैं, फिर मिसल्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग की जाती है और फिर जाके एब्जॉर्ब होते हैं। हम इसको बाद में अच्छे देखेंगे। तो बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेज, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना भाई। बाइल किस को क्या काम करता है? बाइल का दो काम है, एक तो लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जबकि एंटेरोकाइनेज किस को एक्टिवेट कर रहा है? विच टर्न आउट द अदर एंजाइम, यानी कि लाइक प्रोकार्बोक्सिलिपेप्सिडेज को एक्टिव कर देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा, पर लाइपेज को एक्टिवेट नहीं करता भाई। लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है? बाइल। तो यहाँ पे अगर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर लाइपेज है तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई रिलेटेड ऐसा फंक्शन नहीं है कि वो काम कर रहा होगा, वहाँ वो शायद काम ना कर रहा हो, पर बाइल जब आएगा तब वो काम करना शुरू कर देगा। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथीलियम हैज़ गोबलेट सेल। कौन सी भाई? एपिथीलियल। किसकी? म्यूकोजा की एपिथीलियल पास क्या है? गोबलेट सेल है। विच सीक्रेट द म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करती है। दिस सीक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर, अब मैंने आपको बता दिया था कैसे विलाई है, और इसको ऐसे हम क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोल रहे थे इसको, अगर ये आपको विलाई काउंट करके चलते हो। तो ये क्या कर रहे हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रहा था। ब्रश बॉर्डर सेल म्यूकोजल अलोंग विद द सीक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल, यानी कि किस की? गोबलेट सेल की सीक्रेशन हो गई, प्लस म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर जो गोबलेट सेल विच सीक्रेट द म्यूकोस एंड सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर, ये जो ब्रश बॉर्डर्स हैं सेल, इनकी म्यूकोजा के साथ मिलके गोबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस। क्या बनाएंगी? इंटेस्टाइनल, यानी कि ब्रश बॉर्डर प्लस आपका गोबलेट, इन दोनों से मिलकर क्या बनेंगे? सक्कस एंटेरिकस बन जाएगा। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही रिलीज करेगी। दिस जूस कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम है। तो यहाँ के ऊपर क्या होता है कि प्रॉपर जो डाइजेशन है आपका, जो बेसिक एब्जॉर्प्शन फॉर्म जो होती है, इस एब्जॉर्प्शन फॉर्म तक आने के लिए इसका काम किया जाता है। ये बेसिक इस वजह से किया जाता है ताकि आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए जा सकें। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम। अब देखिए क्या है कि बाइकार्बोनेट जो आ रहा था उसका फंक्शन भी यहाँ बताया गया। तो बाइकार्बोनेट क्या काम करता है? जो पैनक्रियाज से आपका फूड आया तो वो एसिड था, तो उस एसिड से उसको बेसिक बनाने के लिए, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी सम म्यूकोजल ग्लैंड, बुर्नस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। तो एक आप इस पॉइंट को रिमेंबर रखिए कि क्या है? बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम। और अल्कलाइन मीडियम जैसे कि 7.8 होता है ये। तो अब ये चीज़ देखिए कि 6.8, आफ्टर दैट 1.8 एंड आफ्टर दैट 7.8, तो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है फूड का पीएच के अंदर, आप ये देख सकते हैं डाइजेशन के अंदर। और बर्नस ग्लैंड भी इसके अंदर हेल्प करते हैं आपकी एंजाइम एक्टिविटीज़ के अंदर। और ये अब ये याद रखिएगा, वो कहेगा कि भाई गोबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोजा में। जबकि बर्नर्स, जो आपकी बर्नर ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो आपकी सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट है। आप इसका याद रखिएगा, वो आपकी सब म्यूकोजा ग्लैंड के अंदर, सब म्यूकोजा लेयर के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में भी आया होगा। हम आज इसको कंप्लीट करने की सोचेंगे कि केमिकली तो हम कंप्लीट कर ही लें। तो ये रिलेटिवली इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स पेज ही बोला जाता है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि याद करने की हैं। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो आप 100% इसको याद कर लोगे, 99%
से 100% आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर एक एक फूड की ओर। देखो, प्रोटीन, पेप्टोज और पेप्टोन्स, तीन चीज़ हो गई हमारे पास। इनको हम क्या कह रहे हैं, पार्सली हाइड्रोलाइजेज हैं। पार्सली यानी कि कोई बड़ी सी चेन थी, उसको छोटी छोटी फ्रैगमेंट बना ली, कोई ऐसी फ्रैगमेंट, कोई ऐसी फ्रैगमेंट, कोई लीनियर, कोई अभी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी फ्रैगमेंट बना ली। तो इसको हम क्या कहेंगे, तोड़े हैं पर इतना ज़्यादा नहीं तोड़ा है कि जितना एब्जॉर्ब हो सके, तो इसको हम कहेंगे पार्शियली हाइड्रोलाइजेज। द काइम रीचिंग, यानी कि जो आपका काइम है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, तो वो अब कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे क्या है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो पैनक्रियाज से निकल के आए। तो ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिलिक, इसको किसके अंदर कर देंगे, डाई पेप्टाइड्स, यानी कि ऐसी ऐसी दो पेप्टाइड्स बना देंगे, डाई पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देंगे। आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो अमाइलेज है वो क्या करेगा, डाई सैकराइड, यानी कि ऐसे दो शुगर्स जुड़ी हुई होंगी। फैट क्या करेगा, डाई ग्लिसरल्डिहाइड या मोनोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर तोड़ देगा। अब ग्लिसरल्डिहाइड आपको अगर समझना है तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर जाके इसको पर्टिकुलर मैंने एक एक का समझाया है। और फिर आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ देगा, और न्यूक्लियोटाइड फर्दर फिर न्यूक्लियोसाइड के अंदर टूटेगी, जिसके अंदर से फॉस्फोर, शुगर और आपके बेस अलग कर दिए जाएंगे। तो ये वहाँ कार्य होगा। और ये जितना भी है ना, ये कहाँ चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कौन कर रहा है, पैनक्रियाज के एंजाइम। आप ये याद रखिएगा, एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस, यानी कि अब एंजाइम आते हैं आपके इंटेस्टाइन के। वो क्या करेंगे कि आपके डाईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ले आएंगे, यानी कि अमीनो एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड तोड़ देंगे। देखिए, इनको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जो आपके माल्टोज डाइसैकराइड है ना, वो माल्टेज आएगा पर्टिकुलर, और उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर तोड़ जाएगा, यानी कि ये शुगर यूनिट में डाइसैकराइड से मोनोसैकराइड के अंदर तोड़ गया। लैक्टोज तोड़ देगा ग्लूकोज गलेक्टोज में, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज। आप इसको याद करने के लिए एक चीज़ कर दिए, MLA होते हैं लगभग, मेमोरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने MLA सुना होगा, तो आप इसको क्या आप करना है, MLS। MLA को अपने MLS करना है, सबके साथ अपने लिखना है ग्लूकोज, सबके साथ प्लस साइन। तो ग्लूकोज 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 गलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो आप सिंपल ट्रिक मैंने बता दिए। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइसैकराइड इनके डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स के नाम भी हैं। तब देखिए, ऑन द एंड प्रोडक्ट, यानी कि एंड प्रोडक्ट है, अबव रिएक्शन फॉर्म द रेस्पेक्टिवली। अब एंड प्रोडक्ट बन गए हैं, अब इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेके आना है, कि ऐसी फॉर्म में ले आए जहाँ से अब ये हमारी सेल इसको यूटिलाइज कर पाए, हमारी सेल इसको प्रॉपर खाना बोल पाए और यूटिलाइज कर पाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गए। तो फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी कहीं भी हो रहा पर जो ये वाली रिएक्शंस होंगी ना, ये आपकी जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आपका फूड यहाँ है, तो ये रिएक्शन यहाँ कैरी आउट होते हैं लगभग इस, क्योंकि ये ऐसी होती हैं, आपको पता है विल्लाई फॉर्मेशन होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़े। तो ये यहाँ कैरी आउट होती हैं रिएक्शंस यहाँ। इसका रीज़न क्या है, ताकि ये सेल के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएं। आपकी इसके अंदर वेंस होती हैं यहाँ, तो ये एब्जॉर्ब हो यहाँ से, और यहाँ से वेंस के अंदर आपकी फूड ट्रैवल कर पाए और आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए। तो इस वजह से वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियम में होती हैं सेल ऑफ विच द इंटेस्टाइन। अब ये देखिए न्यूक्लियोसाइड, देखो ये आपको पता होगा कि भाई जो आपके DNA है वो बना हुआ है तीन चीज़ों से, शुगर होता है, फिर एक बेस होता है, फिर इसके साथ एक फॉस्फोरस होता है। तो जब फॉस्फोरस साथ होता है तो इसको हम बोल देते हैं भाई न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड होते हैं यानी फॉस्फोरस को रिमूव करके शुगर प्लस बेस बचाता है। तो पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, इनको याद रखिएगा भाई, ये सीरीज़ को पहले पे कौन है और सेकंड पे कौन है, ये याद रखिएगा। पहले सेकंड को इधर उधर कर सकते हैं। तो पहले पे गए न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड, SI और TI, इन दो का फ़र्क है भाई।
इसे शुगर प्लस बेस में तोड़ देगा और डाई मोनोसैकेराइड ना डाई ग्लिसरॉल्डिहाइड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड को किसके अंदर तोड़ेगा, लाइपेज। अब फैट एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आएगा जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती हैं। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव अकर इन द ड्यूडेनम रीजन। कहाँ हो रही है भाई, इम्पोर्टेंट, जेजुनम या ईलियम के अंदर नहीं है भाई। ये सारा सारा काम कहाँ हो रहा है, सी सेप ड्यूडेनम के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहाँ, द सिंपल सब्सटेंस थस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इनटू जेजुनम एंड ईलियम। देखो 3 पार्ट थे आपके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लास्ट वन इज ईलियम। तो यहाँ जो है ना, यहाँ डाइजेशन होता है प्रॉपर और यहाँ होता है एब्जॉर्प्शन। ये सबसे स्मॉल पार्ट होता है और ये दोनों बिग पार्ट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं और आसान नहीं है एब्जॉर्प्शन करना, तो उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिएगा, उसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा चाहिएगा, तो ये वहाँ काम करते हैं। रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ होते हैं अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बल, और जो फूड है वो आपको फिर पास कर दिया जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपका वर्मीफोर्स अपेंडिक्स, ये आपकी कोलन, तो यहाँ पास कर दिया जाएगा। ये आपका ब्लाइंड सैक, इसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैंने कल पढ़ाया था ब्लाइंड सैक का नाम क्या है। तो इसके अंदर मतलब माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपकी विटामिन वगैरह में हेल्प करते हैं, विटामिन B12 में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपने ये लेक्चर यहाँ तक अटेंड किया होगा। इसके बाद चलते हैं पूरे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट का कहानी शुरू होगी। तो बस अभी छोटा सा टॉपिक और बचा, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं कैरी आउट होता। फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन सर्टेन ड्रग्स के अंदर। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस सीक्रेशन क्या, क्यों, एडेयरिंग ऑफ द वेस्ट, ताकि वेस्ट अडेयर हो जाए, जो अनडाइजेस्टेड आपका फूड है वो अडेयर हो जाए, पार्टिकल एंड टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेंट, यानी कि ल्यूब्रिकेट हो जाए, ताकि पैस जो आप पास कर पाओ उसको तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में, यानी सिंपल फॉर्म इन द सेंस मतलब कि भाई आराम से पास हो जाए। अगर वो सॉलिड ज़्यादा हो जाएगा तो डैमेज जो आपकी है वो बढ़ जाएंगे, आपके इंटरनल जो ऑर्गन है उसको डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए उसको पहले अडेयर करके उसके ऊपर ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो यानी कि ल्यूब्रिकेशन की तरह म्यूकस हेल्प करेगा। तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड द फीस एंटर इनटू द सिक्कम, सिक्कम चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से थ्रो इलियोसिकल वॉल। अभी याद रखिएगा, इलियोसिकल वॉल, तो ये क्या है, वॉल है। और अभी तक हमने पढ़ा स्पिंचर। स्पिंचर क्या है कि बैक फ्लो ला सकता है, वॉल के अंदर कभी भी बैक फ्लो नहीं होगा, वॉल के अंदर कभी बैक फ्लो नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, ताकि बैक फ्लो ना हो। इट इज़ टेम्परेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम, भाई टेम्परेरी रूप से रेक्टम स्टोर करेगा, तब तक बाहर ना आए तब तक। द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल, देखो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल, देखो हार्मोनल कंट्रोल हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर के अंदर प्रॉपर, कौन कौन से हार्मोन होते हैं। न्यूरॉन्स का थोड़ा यहाँ डिस्कशन बताएगा, तो न्यूरॉन्स का हम समझ लेते हैं। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पार्ट का होता है, साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। देखो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत बार होते रहते हैं कि आपने अगर कहीं जा रहे हो और आपने खुशबू देखी कोई अच्छी सी, जो खाने खुशबू आए वो अच्छी आई, तो आपके ऑटोमेटिक मुंह के अंदर क्या करेगा, आपकी ओरल कैविटी के अंदर पानी बढ़ने लगेगा। तो क्या हम कहते भी हैं नॉर्मल भाषा कि भाई अच्छा खाना देख के मुंह में पानी आ गया, इन द सेंस मतलब आपका न्यूरॉन्स, आपकी आंखों ने देखा, न्यूरॉन्स को बताया, ब्रेन के पास सिग्नल गया, ब्रेन ने सिग्नल सेंड किया, उसके बाद बताया कि हाँ भाई सलाइवा हमारे लिए सीक्रेट करो क्योंकि फूड आने वाला है। इसके बाद ये सारा काम होता है। और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सीक्रेशन ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि HCl, गोबलेट सेल, पेप्सिनोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, ये सब सीक्रेशन शुरू हो जाएंगी। Simultaneously by the neural signals होते हैं। The muscular activity of different part of alimentary canal can also be moderated by neural mechanism.
ये याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मोडेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल थ्रू सी एन एस प्लस लोकल पी-एन-एस वगैरह, इनके थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है। हार्मोनल कंट्रोल सीक्रेशन डाइजेशन कैरी आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक, ये इसके अंदर हम भाई प्रॉपर उसके अंदर देखेंगे, आपका लास्ट चैप्टर है उसके अंदर प्रॉपर बताया हुआ है। तो इसके बाद है ना इवेलुएशन है, एक इवेलुएशन क्या है कि किस पार्टिकुलर फूड से आपको कितनी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से ना भाई 80% चांस है क्वेश्चन आने का कि आपको कोई पर्टिकुलर फूड दे के वो एनर्जी लेवल पूछ लेंगे, तो हम साइड में लिखते चले जाएंगे किससे कितना मिल रहा है और फिर कैलकुलेशन देखेंगे। देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय of animal and energy content of food are expressed in the term of measure heat energy because it is ultimately the form of energies। हाँ भाई कोई डाउट नहीं सर। दिस इज ऑफ्टन मेजर्ड इन द कैलोरीज, कैलोरी या जूल के अंदर हम इसको मेजर करते हैं क्योंकि कैलोरी जूल ही हमारे पास एनर्जी मेजर करने की यूनिट है। विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज। देखो अब क्या कहते हैं कि 1 ग्राम आपने पानी ले लिया और इसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी यूज करी जाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कि भाई इसको 1 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 ग्राम पानी लूँ और 1 डिग्री तक मैं उसको उठाने की कोशिश करूँ, टेम्परेचर राइज करूँ, और उसके अंदर जो पर्टिकुलर एनर्जी यूज़ हुई उस एनर्जी को 1 जूल एनर्जी कहा जाएगा। देखो 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सिंस दिस वैल्यू टिनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कॉमनली यूज किलो कैलोरी, तो इसको हम किलो कैलोरी में यूज करते हैं। किलो इन द सेंस मतलब ग्राम को बढ़ा के मैं कितना कर दूँ 1000 ग्राम, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से, तो मेरे पास क्या होगा किलो कैलोरी आ गई। तो हम किसके अंदर नापते हैं किलो कैलोरी, ये बहुत स्मॉल यूनिट होती है तो इसको हम किलो कैलोरी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 kg बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे न्यूट्रिलिस्ट होते हैं, हमारे डॉक्टर होते हैं, और हमारी 2 किलो कैलोरी के अंदर या जूल के अंदर हमें बताते हैं कितनी अमाउंट चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन ए बॉम्ब कैलोरी, एक पर्टिकुलर आपका पास इक्विपमेंट है जिसके अंदर नापा गया, एक क्लोज मेटल चैम्बर है, उसके साथ अपने ऑटो दे दी और उसके कंबस लगेगा, उसके बाद देखेगा कितनी हीट प्रोड्यूस हुई और उस हीट को हमने एनर्जी के रूप में बना लिया। एंड इट ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है ग्रोस एनर्जी। इसको हमने जैसे भाई हमने चैम्बर ले लिया, इसके अंदर मैंने फूड रख दिया, यहाँ से मैंने O2 सप्लाई कर दी और इसको मैंने बर्न किया, और बर्न करने पे मेरे को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली हीट के फॉर्म में उसको मैंने नाप लिया कि भाई इतनी अमाउंट ऑफ हीट मैंने मिली, तो उसको हम क्या कहेंगे ग्रोस कैलोरीफिक या ग्रोस एनर्जी वैल्यू। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबसन 1 ग्राम ऑफ फूड। देखो किस नहीं, हमारे जो मेन काम है वो यहाँ शुरू होगा। तो हमने पढ़ लिया ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और डिफरेंट डिफरेंट निकाली गई। तो इसके अंदर हमने देखा कि हमने लिया पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो वैल्यू निकल के आई कि यदि आप कार्बोहाइड्रेट कितना 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन कितनी निकल के आई भाई 5.65 निकल के आई सर, नो डाउट आप यहाँ देख लीजिएगा, मैंने तो याद कर रखा है। और फैट की निकल के आई भाई 9.45, तो ये किलो कैलोरी है, एक तो याद रखना कि ये इतनी इतनी यूनिट निकल के आई हमारे पास। वेयर द फिजियो अब देखो ये एग्जैक्ट निकल के आई, उसके बाद हमने कैलकुलेशन के लिए हमने सिंपल बना ली, क्योंकि आपको पता है लॉस भी होता है बहुत सी एनर्जी का, तो हमने लॉस को काउंट करके हमने क्या कहा कि भाई CPF बना लिया। CRPF होता है तो R को गायब कर दीजिए, CPF बन जाएगा आपका। तो जो CPF है उसके अकॉर्डिंग क्या है 4 4 9, अब ये देखिए 4 4 8 और एक बढ़ा दीजिए 9, तो 4 4 9। तो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करता है, फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बराबर सी एनर्जी देते हैं आपको। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं और कल फिर पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्लियर भी हो रही होगी चीज़ें। कोई नहीं, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस बात है समझ में आना चाहिए। तो कल हम देखेंगे भाई एब्जॉर्प्शन देखेंगे, और उसके बाद इनका थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे भाई डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ देखेंगे। चलो चलते हैं, थैंक यू।